बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीएसएन का बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री की जो हमें पता होनी चाहिए एज अ नर्सिंग सब्जेक्ट। सबसे पहले जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम उसके अंदर क्या चीज़ देखेंगे कि उसके क्रेडिट आवर्स क्या हैं, क्योंकि जब भी आप वाइवा देने जाते हैं तो इस चीज़ का क्वेश्चन आपसे वो जो इन्विजिलेटर है वो कर सकता है कि आपके पास इसके कितने क्रेडिट आवर्स हैं। तो हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है इसके थ्योरी के 2 क्रेडिट आवर्स हैं और स्किल लैब के 1 हैं। मतलब आपको 2 क्रेडिट आवर्स वीक में 2 घंटे आपको मस्त से मस्त इसकी क्लास लेनी है और 1 आवर इसका स्किल लैब का है। टोटल इसके क्रेडिट आवर है हमारे पास 3। उसके बाद क्या है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में जो यूनिट नंबर 1 है उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में, वो सब हमने इस यूनिट में कवर करने हैं। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टडी करेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले केमिस्ट्री है क्या, हमें पता है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम मैटर पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि केमिस्ट्री नर्सिंग के लिए क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को नर्सिंग के अंदर। उसके बाद मैटर, एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, और एसिड बेस। ये सब चीज़ें क्या है हमारे पास, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के जो हम लोगों ने पढ़ने हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि नर्सिंग है क्या। सबसे पहले नर्सिंग क्या है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है तो सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन आना लाजमी है कि व्हाट इज़ नर्सिंग। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम केयर प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल को, फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को, ताकि वो एक अच्छी हेल्थ को अटेन कर सकें, या अगर वो बीमार है तो उसको रिकवर कर सकें। हम नर्सिंग के अंदर बीमारों की ही केयर नहीं करते, हम लोग सबकी केयर करते हैं, जो हेल्दी हैं उनकी भी, जो सिक हैं उनकी भी। हेल्दी की अब हम केयर कैसे करेंगे, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक हेल्दी लाइफ को अटेन कर सकें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस हो सके। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, नर्सिंग इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ सो दे मे अटेन, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डेथ। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर याद होगी तो ठीक है, वरना आप लोग अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, इसको बता सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये है एक नर्स जो क्या कर रही है, एक केयर प्रोवाइड कर रही है किसी भी इंडिविजुअल को। द नेक्स्ट वन इज़ कि व्हाट वाई इज़ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टू नर्सिस। अब नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं नर्सिंग में। अब नर्सिस के पास क्या होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एट अ सेलुलर लेवल, सेल्स के अंदर क्या हो। क्यों ज़रूरी है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग के लिए, ताकि नर्स जो है वो उसके पास बेसिक से बेसिक नॉलेज हो किसी भी चीज़ के बारे में, हर प्रोसेस के बारे में। जैसे कि एक्शन ऑफ एंजाइम, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, वो एक्शन करते हैं, किस तरह एक्शन करते हैं नर्सिस को मालूम होना चाहिए। डिफ्यूजन्स होते हैं हमारे पास, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, हम जो भी मेडिसिन लेते हैं, कुछ मेडिसिन डिफ्यूजन की फॉर्म में हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं, अब वो किस तरह क्रॉस करेंगी। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, अब वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होगी पूरी बॉडी के अंदर। पीएच हमारी ब्लड के अंदर कैसे बैलेंस होगा, हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, अब ब्लड के अंदर जो पीएच है वो किस तरह हमारे पास बैलेंस रह रही है। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, हम खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, वो ब्रेक डाउन कैसे होंगे। अब कौन सी चीज़ है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर गलत हो रही है। उसके बाद ये सब क्वेश्चंस हैं जिसको समझने के लिए हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री पढ़ना लाजमी है। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, कोई भी पेशेंट आता है हमारे पास, उसको एसिडोसिस या अल्कलोसिस हुआ है, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी। अब मेटाबॉलिक में क्या होगा और रेस्पिरेटरी में डिफरेंस क्या है। एसिडोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जब हमारा ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 कंडीशंस होने की सिचुएशंस आ जाती हैं, या तो एसिडोसिस या अल्किलोसिस, या फिर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जो कि H+ आइंस होते हैं, या फिर अल्किलोसिस यानी OH आइन बढ़ जाता है हमारी ब्लड के अंदर। तो क्या तो ये 2 कंडीशंस होती हैं जिसके क्या हो सकता है, एसिडोसिस या अल्किलोसिस, और ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक। हमें इन दोनों को क्या करना है, मेनटेन करना है। अब आपके पास जो पेशेंट आया है उसके पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लॉट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हो रहे होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। इनके कुछ चैनल्स बने होते हैं, इनके चैनल्स ओपन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर की तरफ मूव करते हैं।
अब नर्स क्या करती है, इन सबको हैंडल करती है। बॉडी के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कंसनट्रेशंस के साथ क्वांटिटी के अंदर मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं तो पेशेंट की लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है कि हाउ यू नीड टू नो द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, सबसे मस्ट। केमिस्ट्री के बारे में कैसे पता होना चाहिए, क्या चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए। जब भी हम घर में कोई मेडिसिन किसी को देते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये सिरप ले, 1 चम्मच इसको या 2 चम्मच टेबल स्पून हम इसको सिरप देते हैं। लेकिन एज अ नर्स, हम आम आदमी और नर्स में यही डिफरेंस है कि जो नर्स है उसको मालूम है कि कितने ग्राम्स इसको देनी है एट दैट मोमेंट या एट दैट टाइम, कितने मिलीग्राम देनी है। हम लोग स्पून का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लीटर्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके जो डिग्रीज़ हैं, उसके जो यूनिट्स हैं, उसको यूज़ करेंगे। अगर कोई इंसान कहता है कि सब्सटेंस एक्स है, उसको मिलीमोल्स में आपको देना है, अब आपको क्या पता, मुझे नहीं पता कि मिलीमोल्स क्या होता है और सब्सटेंस एक्स क्या है। सब्सटेंस एक्स कोई भी मेडिसिन हो सकती है। आपको मैंने कहा पैरासीटामोल किसी को दें, उसको फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दें। अब पैरासीटामोल हमें देंगे मिलीमोल्स के अंदर। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि मिलीमोल्स क्या हैं और कैसे देने हैं। उसके बाद क्या है, आपको पता होना चाहिए, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कोई भी मेडिसिन है उसके कितने परसेंट, कोई भी परसेंटेज हमें कही जा रही है कि इसकी कंसनट्रेशन इतनी परसेंट रखनी है, तो हम उसको प्रिपेयर कर सकें एट दैट टाइम फ़ौरन से। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए एसिड और बेस का। अब क्या चीज़ लेने से एसिड इंक्रीज़ होगा, क्या चीज़ लेने से बेस इंक्रीज़ होगा, अब हमें इस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिंपल कि इट ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ दैट सम मेडिकेशंस आर मोर readily absorbed देन अदर्स इन द बॉडी। अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन किस तरह से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब बहुत सारी मेडिसिन है जो टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं, हम ओरली उसको खाते हैं। बहुत सारी सस्पेंशंस की यानी सिरप्स की फॉर्म में आती हैं, और बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं। इंजेक्शन क्या करते हैं, इंजेक्शन भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ सबक्यूटेनियस होते हैं जो स्किन के अंदर लगते हैं, जस्ट लाइक इंसुलिन। कुछ हमारे पास आईएम होते हैं, इंट्रामास्कुलर, जो हमारे मसल्स के अंदर लगाया जाता है, और कुछ इंट्रावेनस होते हैं जो हम वेन्स के थ्रू देते हैं। अब बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, हर किसी की जो है मेडिसिन असर करने का टाइम अलग होता है। उसके बाद क्या होता है, पीएच का कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए, यूरिनोलाइसिस। अब हमारी जो किडनीज़ है वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड को फ़िल्टर आउट कर रही होती हैं। अब क्या होता है, हमें अगर पीएच का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमारी यूरिनोलाइसिस जो हो रहा है, जो ब्लड वर्क है और जो ब्लड के अंदर गैसेज हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर पीएच हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो गई तो पीएच चेंज होने से क्या हो जाता है, या एसिडोसिस हो जाएगा या अल्किलोसिस हो जाता है। हमें पता है कि 7 हमारे पास जो पीएच का स्केल होता है वो कितना होता है हमारे पास, 1 से लेकर 7 तक जो होता है, और 7 से लेकर आगे 14 तक होता है। 7 हमारे पास जो है, हमारे पास एक बेसिक होता है, बैलेंस होता है, उसके अंदर न्यूट्रल फॉर्म होती है जो वाटर की है, और जो ब्लड है वो अभी हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में आ रहा होता है। उसके बाद है कि नर्स को मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, वो किस तरह डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर डिफरेंट मेडिकेशंस कैसे रिएक्ट करती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एक पेशेंट पे असर कर रही होती है लेकिन दूसरे पे असर नहीं करती, या एक पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा असर कर रही हैं और दूसरे को रिएक्शन करवा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अगर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चलेगा कि किसकी बॉडी के अंदर किस तरह का जाकर रिएक्शन हो रहा है, और क्या कर सकते हैं हम फिर अवॉइड करेंगे। अगर हमें 2 ड्रग्स मिलाकर लगानी है तो हम उस पेशेंट पे अवॉइड करेंगे ताकि इसको रिएक्शन ना हो सके, कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो सके। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर आपका पेशेंट गिडी फील कर रहा है, यानी आपको पता नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं, अगर आपको पता होगा केमिस्ट्री के बारे में तभी आप ट्रीट कर सकते हैं उसको। चक्कर आने की बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, शुगर लो हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है उसको, उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से वो चक्कर आ सकता है। तो अगर हमें केमिस्ट्री के बारे में मालूम होगा तभी हमें पता चल सकेगा इसका मेन रीज़न है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर पेशेंट वोमिट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर पेशेंट ने टॉक्सिक केमिकल्स खा लिए, आपको केमिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो आपको उस टॉक्सिक केमिकल के बारे में समझ नहीं आएगा, और अगर आपको उस केमिकल के बारे में समझ नहीं आएगा तो क्या होगा कि आप उसका एंटीडोट नहीं ढूंढ सकोगे, उसके एंटीडोट आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह डॉक्टर्स प्रेजेंट होंगे, आपको सडनली एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर खुद ही कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के बारे में असर करती है। उसके बाद क्या है, ये तो ऑल ओवर हमारे पास सिस्टम था सारा बेसिक्स कि हमें बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़नी है। अब सिंपल है कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, मेडिसिन के फंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास मैटर हम लोग फ्रॉम क्लास 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर क्या है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम मैटर कहते हैं। ये सिंपल से हमारे पास डेफिनेशन है कि मैटर क्या है, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो सारी मैटर है। एटम मॉलिक्यूल्स जो है वो उससे मिलकर क्या बनता है, मैटर बनता है।
हर वो चीज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक स्पेस, जिसका वजन भी हो, जो जगह भी घेरे, वो हमारे पास मैटर है। अब मैटर को क्लासीफाई किया जाता है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। हमें पता है मैटर कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास। स्टेट ऑफ मैटर है 3 तरह के। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है हमारे पास, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अरेंज किए जाते हैं, और क्या होता है उनका एक रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो एक ही जगह पर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एज कंपेरिजन टू द सॉलिड थोड़े से लूज पैक होते हैं, और क्या होते हैं ये आपस में थोड़े से, इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको कहा जाता है, वो थोड़ी सी कम होती है इसके अंदर, और ये वाइब्रेट करते हैं। और लिक्विड का कोई शेप नहीं है, कोई ज्योमेट्री नहीं है। लिक्विड क्या करता है, जिस कंटेनर के अंदर हम उसको डालेंगे वो उसी के अंदर क्या कर लेता है, उसी की शेप ले लेता है। उसके बाद आ जाता है गैस हमारे पास। गैस तो सभी को पता है, उसके मॉलिक्यूल ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो ना होने के बराबर होती है, और इसकी कोई भी शेप नहीं होती। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है प्लाज्मा। अब क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सब के अंदर क्या पाए जाते हैं, एटम्स। और एटम हमें पता है किससे मिलकर बना है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेल्स के अंदर बाहर हमारे पास जो एनर्जी शेल्स होते हैं उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। जब भी हम सेल को या किसी भी सेल को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने वैलेंस शेल से निकल कर बाहर आ जाता है। इसी तरह जब बहुत टेम्परेचर हाई होता है तो स्टार्स या जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। अब ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियाई हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अब मैटर है तो उसके करेक्टरिस्टिक क्या होंगे, मैटर के पास क्या होता है, स्पेस होता है उन दोनों के बीच में, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं जितने भी टाइटली पैक हो, पर उनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस मौजूद होता है, और क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड में, और सबसे ज़्यादा कम अट्रैक्शन किस में होगी, गैस में होगी। उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बेसिस के ऊपर अगर हम देखा जाए, फिजिकल स्टेट मतलब दिखने में हमें उस चीज़ का पता चल रहा है। 3 टाइप्स के हैं हमारे पास मैटर, क्योंकि जो प्लाज्मा स्टेट है, इलेक्ट्रॉन को तो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते ना, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। अब हमारे पास जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शुगर, सैंड, आयरन, वुड और रॉक। ये सब किसकी एग्जांपल है, सॉलिड है। शुगर के मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। सैंड, मिट्टी के मॉलिक्यूल भी हमें नज़र आते हैं, जगह घेरते, वजन रखते हैं। आयरन लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो हो गया। उसके बाद लिक्विड आ जाए। लिक्विड हमें पता है लिक्विड क्या होता है, चिपचिपा हो सकता है, गीला हो सकता है, वेट हो सकता है। इसमें क्या आ जाता है, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब चीज़ें लिक्विड होती हैं। उसके बाद एयर और गैसेस में क्या होता है, हर वो चीज़ जो गैस की फॉर्म में है वो किस में आ जाएगी, स्टेट ऑफ मैटर की गैस की फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि एयर है हमारी, एयर क्या है, एयर के अंदर, एयर खुद एक गैस है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियान, ये सब कुछ अलग अलग क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। स्टीम हमारे पास हो गई, ये सब कुछ क्या है हमारे पास, सॉलिड के टाइप्स हैं। अब सॉलिड हमारे पास क्या है, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉलिड खुद क्या है, सॉलिड क्या है, हमारे पास फिक्स शेप रखता है, उसका फिक्स वॉल्यूम है, कंप्रेस नहीं हो सकता। अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करना चाहें तो वो और फर्दर कंप्रेस नहीं होता, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। उसके बाद लिक्विड आ जाता है हमारे पास। अब लिक्विड में क्या है हमारे पास, लिक्विड हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी फिक्स शेप नहीं है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड जो है हमारे पास वो भी कंप्रेस नहीं हो सकता, और क्या करता है, लिक्विड फ्लो करता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो क्या करता है, ईजिली फ्लो करता है। अब लिक्विड्स में भी ना कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और कुछ ऐसे लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। जैसे पानी देख लें, वो इतना गाढ़ा नहीं होता, उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी विस्कोसिटी, जितना गाढ़ापन हमारे पास हनी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद गैसेस हैं। गैसेस का तो ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ना फिक्स शेप होती है, डेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, और गैसेस को हम जितना चाहे कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर सपोज हमने एक बलून के अंदर गैस को फिल कर दिया, अब उसको हम चाहें तो उसको और कंप्रेस किया जा सकता है, उसके अंदर और गैस के मॉलिक्यूल फिल हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि स्पेस बिटवीन इन पार्टिकल्स। अगर हम स्पेस की बात करें ना, तो सबसे कम स्पेस जो होता है वो सॉलिड के अंदर पाया जाता है। ये MCQs लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास लिक्विड सॉलिड है उसके अंदर सबसे कम स्पेस पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा स्पेस किसके अंदर होता है, गैस। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और जो इंटरमीडिएट स्पेस है वो लिक्विड के अंदर पाया जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने की जो ताकत होती है सबसे ज़्यादा। अब हमें पता है टाइटली पैक कौन होता है, सॉलिड। सॉलिड बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है, दैट मीन उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और गैस के अंदर तो निग्लेजिबल ना होने के बराबर है, तो मतलब सबसे ज़्यादा कम जो है वो गैस के अंदर है। और वैसे ही जो लिक्विड बेचारा है उसके पास क्या है,
वो बीच वाला है, ना उसके पास बहुत ज़्यादा कम है ना उसके पास बहुत ज़्यादा है। अब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स की अमाउंट, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स किस में मौजूद है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मिनिमम इन लिक्विड। अब यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा मूव कौन करता है? सबसे ज़्यादा मूव वो करते हैं जो सबसे ज़्यादा आज़ाद होते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको फ्री हैंड मिला हुआ है कि आप कहीं भी घूम सकते हो। दैट मीन जो मूवमेंट है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसकी होगी? गैस की। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास लिक्विड, नंबर 2 पर लिक्विड, और सबसे कम मूवमेंट जिसकी है वो है सॉलिड की। सॉलिड को जब तक खुद हिलाया ना जाए, बहुत आलसी है वो, नहीं हिल सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? एलिमेंट्स हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब एलिमेंट है क्या, अगर हम आसान अल्फाजों में देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो पूरी की पूरी किसी एक ही चीज़ की बनी हो। फॉर सपोज मैंने एक चेयर ली है, उस चेयर को हमने क्या किया? तोड़ना स्टार्ट किया। वो पूरी चेयर बनी थी लकड़ी की, अब मैंने उसको तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ूंगी ना तो जो पहला मॉलिक्यूल मुझे मिला है और आखिरी मॉलिक्यूल मिलेगा मुझे, जो आखिरी एटम मिलेगा, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जैसी कंपोजिशन पहले की होगी वैसी ही कंपोजिशन लास्ट की होगी अगर मैं तोड़ना स्टार्ट करूँ उस चेयर को। तो अब क्या है, तो ये क्या हमें मिलेगा? प्योर सब्सटेंस मिलेगा, पहले में भी और आखिरी में भी। अब ऐसे सब्सटेंस जो प्योर हों, जिनको हम सेपरेट ना कर सकें, और क्या हो सके जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों सेम हो। जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो लकड़ी रहेगी, अगर हम उसको चेयर बना लें, टेबल बना लें, कबर्ड बना लें, रहेगी तो वो लकड़ी, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, फिजिकली वो क्या होगी? लकड़ी होगी, बस उसकी हम शेप चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज यू अटेम्प्ट। अब ये मायने नहीं रखता आप कितनी फिजिकल चेंज ला रहे हैं, कितना केमिकल चेंज ला रहे हैं। जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता किसी भी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। एलिमेंट की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, अब एलिमेंट है तो हम जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? जिनको हम देख सकते हैं। बॉइलिंग प्रॉपर्टीज़, कोई भी चीज़ है उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट पे आके वो क्या करती है? बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसकी डेंसिटी होती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है? जो चीज़ें उसके केमिकल स्ट्रक्चर में हो रही है, जैसे कि रिएक्टिविटी, वो किसी भी चीज़ के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ हैं एलिमेंट्स हैं, इनकी डेंसिटी बताई गई है। मेल्टिंग पॉइंट है कोबाल्ट, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 1495 सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर इसको मिलेगा ना, जब इस पॉइंट पे आके रीच करेगा टेम्परेचर, तो कोबाल्ट क्या होगा? ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखिए 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे को जब भी हमें मेल्ट करना है तो हमें इतना टेम्परेचर देना है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी जाकर वो क्या होगा? वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। निकल भी हमारे पास एक मेटल है, मेटल इसको भी हमें अगर हमने मेल्ट करना है तो हमें इसको इतना टेम्परेचर देंगे ताकि ये मेल्ट हो सके। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट हैं हमारे पास। उसके बाद क्या किया जाता है, हम लोग एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। अब एलिमेंट्स को कैसे ग्रुप वाइज हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उनको कैटेगराइज करेंगे? एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। कुछ मेटल्स ना हमारे पास शाइनी होते हैं, शाइन मार रहे होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, सबको पसंद है। और क्या करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हीट पास करते हैं, जैसे कि वायर्स, हमारे पास कॉपर की वायर्स आती हैं जो हम घर की वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करती हैं? हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास करने में हेल्प करती हैं। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेचारे डल से होते हैं, पीछे रहते हैं, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, जिनका नाम हमें भी नहीं पता होगा। अब क्या होता है, इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग कैटेगराइज करते हैं। जो ज़्यादा चमकता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इनको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास मेटल्स आ जाते हैं, नॉन मेटल्स और मेटलर्स। अब ये 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास एलिमेंट्स की। अगर हम एलिमेंट की बात करें, ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ना मेटल, मेटलाइट और नॉन मेटल्स की बात की गई है। अब पीरियोडिक टेबल है ना, इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हमारे पास ना पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ हमारे पास आ जाती हैं हॉरिजेंटल लाइंस और कुछ हमारे पास आ जाती हैं वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस में हमारे पास क्या आता है, अब सबसे पहले ना हम लोग अगर देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ना हमारे पास आ जाती हैं रोज़ और कॉलम्स, जिसको हम हॉरिजेंटल लाइंस या वर्टिकल लाइंस भी कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइंस ये हमारे पास जो लंबी लंबी लाइंस आ रही हैं, इनको हम हॉरिजेंटल लाइंस कहते हैं और इनको हम रोज़ भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास हमारे पीरियड्स आ रहे होते हैं। उसके बाद ये जो बीच वाली लाइन्स है जो लंबी लंबी हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन्स। वर्टिकल्स यानी नहीं, मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन्स है कॉलम्स में, ये हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन्स, और ये वाली लाइन्स जो है स्ट्रेट, इनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन्स। अब वर्टिकल लाइन्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, रो बनी हुई है एक, इन रो के अंदर हमारे पास पीरियड्स आते हैं। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, ये कॉलम्स हैं, इनके अंदर हमारे पास ग्रुप्स लाई करते हैं।
अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब टोटल 118 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं टोटल इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब 118 में से हमारे पास जो 94 एलिमेंट्स हैं ये क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास नेचुरली कुदरती मौजूद हैं, हम लोगों ने नहीं बनाए। लेकिन 95 से लेकर 118 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं, ये क्या किया है? हमने लैब के अंदर इनको सिंथेसाइज किया है। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, जो क्या किए हुए हैं, एलिमेंट्स को हम लोगों ने रोज़ या कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन से लेकर फ्रेंशियम तक टॉप टू बॉटम है हमारे पास, और अगर यहाँ देखें तो लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ना, ये मौजूद हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ एटॉमिक नंबर। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे ना तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, और अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? हमारे पास वैलेंस शेल जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या होगा? हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स की कैटेगरी की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेन चीज़ आ जाती हैं। कौन कौन सी 3 मेन चीज़ें हैं? मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स। हमने इनको डिस्कस करना है। अब हमारे पास जो मेन बात आ जाती है वो क्या आ जाती है कि हमारे पास कितने मेटल्स हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं और कितने नॉन मेटल्स हैं। अब हम देखेंगे तो क्या चीज़ कितनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मेटल्स। अब सबसे पहले मेटल्स हमारे पास कितने हैं? 93 हमारे पास जो क्या है, 118 हमारे पास टोटल हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसके अंदर क्या है हमारे पास 93 हमारे पास क्या मौजूद है? मेटल्स मौजूद है। 93 टोटल मेटल्स हैं। मेटलॉइड की बात की जाए तो मेटलॉइड्स हमारे पास 7 मौजूद है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और बाकी नॉन मेटल्स की बात की जाए तो 18 हमारे पास नॉन मेटल्स मौजूद हैं। ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये MCQs में पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स हमारे पास टोटल कितने हैं। नेचुरल अक्योरिंग हमारे पास एलिमेंट 94 हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लैब के अंदर सिंथेसाइज किए और टोटल हमारे पास 118 हैं। बार बार रिपीट करने का मतलब यह है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस और हमें इसको अच्छे से करना है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स तो पढ़ लिए, मेटल हमने देख लिया, नॉन मेटल देख लिया। अब इनमें क्या हमने देखना है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। मेटल्स हमने देखे थे कितने हैं हमारे पास 93 मेटल्स मौजूद हैं। अब अगर हम मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखें ना कि मेटल्स क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, तो मेटल्स हमेशा जितने भी मेटल्स होंगे ना वो शाइनी होंगे, उनके अंदर एक शाइन होगी और वो गुड कंडक्टर्स होंगे। किसके? थर्मल एनर्जी के। थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट। फॉर सपोज आप खाना बना रहे हैं, आपके पास एक स्टील वाला चम्मच है जिसकी मदद से आप खाने को मिक्स करें। अगर आप उसको 1 सेकंड के लिए छोड़ेंगे तो उसको टच करने पे क्या होगा? वो हॉट फील होगा। दैट मीन थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र की, मतलब जो आपकी पतीली थी जिसके अंदर खाना बन रहा था उसने एनर्जी उस चम्मच तक ट्रांसफ़र की और वो गर्म हो गया। इसी तरह अगर वही स्टील की वायर बनी हुई है और हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो क्या होगा? वो करंट फ्लो करेगा। तो मेटल्स की यही क्वांटिटी है कि वो शाइनी है, कंडक्टर्स होंगे थर्मल एनर्जी के और इलेक्ट्रिक करंट के। मेलिएबल यानी उसके अंदर से शीट्स बनाई जा सकती हैं, और डक्टाइलेबल यानी वायर्स बनेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं यहाँ पर? कुछ एग्जांपल्स हैं, आयरन, टिन, लेड, कॉपर। ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारे पास काम आती हैं। आयरन लोहा सिंपल है हमारे पास। लेड पलम्बम भी कहा जाता है इसको। कॉपर जिसकी वायर्स हम लोग आमतौर पर घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है? नॉन मेटल्स हमने देखा था 18 हमारे पास मौजूद है। नॉन मेटल्स जो क्या होते हैं? डल होते हैं, थोड़े पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ना ये क्या करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं, ना ये बेचारे करंट पास कर रहे होते हैं, और ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल यानी भुरभुरे। कुछ शीट्स आप लोगों ने देखी होंगी ना भुरभुरी होती है जिसके अंदर से कुछ निकल रहा होता है, अंदर से खोखली टाइप से होती हैं। ये वैसे एलिमेंट्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं, अनमेलिएबल होते हैं। इनकी शीट्स भी नहीं बनती, इनकी वायर्स भी नहीं बनती। कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? नियॉन, ब्रोमाइन, सल्फर और भी बहुत सारे हमारे पास नॉन मेटल्स मौजूद हैं। उसके बाद मेटलॉइड्स, ये बेचारे दरमियान है, ना मेटल में आते हैं ना नॉन मेटल में आते हैं। ये ऐसी फैमिली है जिसके अंदर कुछ बहुत शाइन मार रहे होते हैं और कुछ बेचारे बहुत से डल होते हैं। ये दोनों क्वालिटीज़ रखते हैं इसके अंदर, मेटलॉइड्स के अंदर, मेटल्स वाले भी और नॉन मेटल्स वाले भी। कुछ शाइनी है, कुछ डल हैं, कुछ बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड है क्या? हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, अब हम 2 एलिमेंट्स को जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। कैसे बनता है? फॉर सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। किस चीज़ का मॉलिक्यूल है? हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ये हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 का, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2 का। अब हमने इन दोनों को, ये एक प्योर फॉर्म है एलिमेंट है, ये एक प्योर फॉर्म है एलिमेंट है। जब भी हमें पता है कि हम वाटर बनाते हैं तो क्या होता है उसके अंदर H2 और O, ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब ये एक कंपाउंड बना है। कैसे कंपाउंड बना है?
एक ऑक्सीजन एलिमेंट था और दूसरा हाइड्रोजन एलिमेंट था। ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन हुए, कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया, हमारे पास कंपाउंड बनाया। अब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके तो क्या बनेगा, हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमारे पास इनके अंदर केमिकल चेंज आता है जिसकी मदद से ये क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट बना रहे होते हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन से मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है क्लोरीन, जैसे कि NaCl। अब इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास, सोडियम और क्लोराइड। हमें पता है ये सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको हम घर में नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है ये क्या है, हमारे पास H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है जो हम घर में सिंपल पानी इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। शुगर हम लोग जो घर में यूज़ कर रहे होते हैं, बेसिक शुगर हमारे पास क्या है, C6H12 और O6। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, हमारे पास शुगर का फॉर्मूला है जो क्या है, सिंपल शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर भी क्या है, दो एलिमेंट्स। अब देखिए कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, CO2। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा, ये तो बहुत मशहूर है, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, जिसको पकौड़े बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो भी चीज़ें जिनको हम फ्लफ़ी बनाना चाहते हैं वो क्या इस्तेमाल किया जाता है, हम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का अगर हम फार्मूला देखें, बेकिंग सोडा को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये पाउडर की फॉर्म में होता है, वाइट कलर का पाउडर पाया जाता है। ये किससे बना होता है, इसके अंदर मौजूद होता है हमारे पास, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसके अंदर होता है सोडियम हमारे पास, उसके साथ साथ हाइड्रोजन और CO3। ये बहुत खिचड़ी मच गई। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास होता है सोडियम, फिर हाइड्रोजन, फिर CO, उसके बाद 3, इसके साथ 3 लगेगा। अब ये हमारे पास किसका है, बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। जैसे कि वाटर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। शुगर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। बेकिंग सोडा की बात की तो उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी। अगर हम देखें टेबल सॉल्ट हमारे पास क्या है, कौन सा सॉल्ट था, जो हमारे पास NaCl, कौन सा था, NaCl। अब ये हमारे पास टेबल सॉल्ट था जिसको हम नमक कहते हैं, जो हमारे घरों में आमतौर पे पाया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है सोडियम, नंबर 2 पे आ जाता है क्लोरीन। ये दो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। सोडियम की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और क्लोरीन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इन दोनों को अलग कर दें, फॉर सपोज अभी तक ये एलिमेंट्स नहीं बने थे, हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है। सबसे पहले क्या था, हमारे पास ये सोडियम है, ये एक एलिमेंट आ गया। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आ गया, ये हमारे पास क्लोरीन का एलिमेंट आ गया। ये दोनों अभी तक नहीं बने हैं कंपाउंड। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारे पास क्या है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, वाटर के साथ जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता। क्या करता है, वाटर के साथ जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत टाइम लेता है, बहुत मुश्किल से जाकर यह वाटर के साथ एब्जॉर्ब होता है। जबकि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारे लिए टॉक्सिक है। क्या है, टॉक्सिक है। अगर ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है। ये गैस है, क्लोरीन क्या है हमारे पास, एक गैस की फॉर्म में मौजूद होती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, हमारे पास एक कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, अब ये देखें, ये सॉलिड थी सोडियम क्या थी, सॉफ्ट है, एक मेटल है जो क्या करता है, वाटर के साथ बहुत मुश्किल से रिएक्ट करता है। और हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गैस है, हमने पढ़ा कौन सी गैस है, पॉइजनस गैस है यहाँ पर। और उसकी तरह ये दोनों जब आपस में मिले, सोडियम ये वाला, उसके बाद क्लोरीन, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टेबल साल्ट कह रहे हैं। वाइट कलर का सॉलिड होता है जो इजीली डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हल हो जाता है। और क्या होता है, सेफ टू ईट होता है। जबकि क्लोरीन अगर देखा जाए तो यहाँ पे पॉइजनस गैस है। जब इस कंपाउंड में चेंज हुई तो क्या हुआ, इजीली खा सकते हैं हम इसे अभी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स कैन बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या था, सोडियम और क्लोराइड बना था। सोडियम और क्लोराइड हम लोगों ने बनाया था, सोडियम और क्लोराइड ये दोनों मिलकर क्या बने थे, एक एलिमेंट्स कंपाउंड बना था। अब इन दोनों को अगर हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी और सोडियम अलग हो जाएगा। यहाँ फिर सिंपल एग्जांपल ले लें आप लोग किस चीज़ की, हमारे पास सिंपल एग्जांपल होती है वाटर की। किस तरह, हमारे पास हाइड्रोजन है H2 और O, 1 गिलास पानी हमने बॉल में लिया, उसको हमने क्या किया, बॉईल करने के लिए रख दिया चूल्हे के ऊपर। अगर हम उसको आधे घंटे के बाद देखेंगे तो पतीला हमारे पास खाली होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम उसको स्टीम देंगे, जब भी इसको हम स्टीम देंगे तो क्या होगा, उस स्टीम के नतीजे में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक डाउन होगा। और हाइड्रोजन हमें पता है एक गैस है, ऑक्सीजन भी हमें पता है एक गैस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये यहाँ से वेपराइज की फॉर्म में चली जाएगी, यहाँ से